गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 272 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स और जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 272 तक पहुँच सकते हैं। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, जिस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। पे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व क्षय रोग दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टीबी है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, ना कि 22 मार्च को। गलत है पहला स्टेटमेंट। 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 2023 के लिए जो थीम लिखी है ये भी गलत है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टीबी नहीं है, बल्कि यस वी कैन एंड टीबी है। तो दोनों के दोनों गलत है यहाँ पर, तो डी है इसका आंसर। तो क्षय रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और उसका निराकरण करने के लिए हर साल प्रतिवर्ष 24 मार्च को जो है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, ना कि 22 मार्च को। और भारत का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना है। ठीक है, इसके लिए जो वैश्विक उन्मूलन है वो 2030 है और भारत के लिए 2025 है। और वर्ष 2023 के लिए जो इसकी थीम है वो यस वी कैन एंड टीबी है, ना कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टीबी। और इसका अर्थ क्या हो गया? हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। हाँ, हम क्षय रोग का उन्मूलन कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नवंबर 1993 में स्थापना की गई थी इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, इसकी स्थापना नवंबर 1993 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ये हिस्ट्री का प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। एक प्रश्न तो यही हो गया, लेकिन यहाँ हमको बताना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय और उपाध्यक्ष अगर पूछ ले पहला तो जोसेफ बैप्टिस्टा। दोनों का नाम याद रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर को 1920 में, लाला लाजपत राय इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे और जोसेफ बैप्टिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। साइंस का प्रश्न है, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी WBC तथा लाल रुधिर कोशिकाओं यानी RBC का औसत अनुपात कितना होता है वयस्क मनुष्य में? देखिए, होता है 1:600 यानी 1:600 का। तो वयस्कों में WBC तथा RBC के बीच का जो औसत रेशियो होता है, अनुपात होता है, 1:600 होता है। यानी वयस्क मनुष्यों में WBC की जो सामान्य संख्या होती है वो 4500 से 11000 के बीच में होती है और वयस्क मनुष्यों में जो RBC की संख्या होती है यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वो होती है 5 से 5.5 लाख। और लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल भी पूछ लेते हैं, कितने का होता है? 120 दिन का होता है। और लाल रुधिर कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। देखिए, तारपीन के तेल को लंबे पत्ते वाले चीड़ के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है और चीड़ के पेड़ों के तनों को छीलने पर निकलने वाले स्राव को जो है रेजिन कहा जाता है, जिससे इस तेल का निर्माण किया जाता है। नाइट्रीकरण का क्या अर्थ है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्थिर होना। अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, नाइट्रेट का आणविक ऑक्सीजन में विघटन या नाइट्रेट का अमोनिया में विघटन। क्या है इसका आंसर? नाइट्रीकरण का अर्थ होता है अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी। तो नाइट्रीकरण का अर्थ है अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने किस राज्य पर आर्द्र भूमियों की
किस राज्य पर आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल 2 आर्द्रभूमियों की रक्षा करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया गया है? ये जुर्माना केरल के ऊपर लगा है। ठीक है, केरल ने जो है 2 आर्द्रभूमियों की रक्षा नहीं की। देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने केरल सरकार पर आर्द्रभूमि की रामसर सूची में शामिल 2 आर्द्रभूमियों कौन कौन सी हैं, वो बेम्बनाद और अष्टमुडी, इनकी रक्षा करने में विफल रहने के कारण जो है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है केरल के ऊपर एनजीटी ने। ये आर्द्रभूमियाँ जो है फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट एवं बूचड़ खाने के अपशिष्ट के जमाव के कारण प्रदूषित हो गई हैं। और ये जो है बेम्बनाद, इसको केरल के सबसे बड़े आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र के रूप में 2002 में जो है रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। और अष्टमुडी को जो है 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया। दोनों को जो है 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। और अष्टमुडी झील कई पौधों और पक्षियों की प्रजातियों का आवास स्थल है, जिसे 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया। तब से उस स्थल की सुरक्षा हेतु बहुत कम प्रयास किया गया केरल के द्वारा, जहां वर्तमान में अपशिष्ट जमाव की समस्या बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में क्षेत्रीय खोज एवं बचाव अभ्यास आयोजित किया है? ये क्या है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक क्षेत्रीय खोज एवं बचाव अभ्यास आयोजित किया, ताकि वास्तविक समय परिदृश्य में समुद्री संकट का सामना किया जा सके एवं बड़े पैमाने पर बचाव अभियान के लिए खोज एवं बचाव संगठन के कामकाज की समीक्षा की जा सके। इस अभ्यास में सभी हितधारकों को शामिल किया गया और प्रभावी रूप से समुद्री खोज एवं बचाव आकस्मिकता के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? बताइए, राजस्थान या गुजरात? गुजरात है, बी है। तो लगभग 160 लाख टन उत्पादन के साथ भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। और राज्यों की बात करें तो गुजरात प्रथम, राजस्थान दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा, तमिलनाडु चौथा। ये भारत के 4 बड़े नमक उत्पादक राज्य हैं। प्रथम स्थान पर गुजरात है। और इसके अतिरिक्त ओडिशा में गंजम, पुरी और बालासोर के तटीय जिलों में नमक का उत्पादन होता है और यहाँ लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कॉस्मेटिक्स माइक्रोबीट्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है? ये लगाया नीदरलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, सूक्ष्म मणिकाएँ यानी माइक्रोबीट्स छोटे ठोस निर्मित प्लास्टिक के कण हैं जिनका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। यूपीएससी का फेवरेट है माइक्रोबीट्स। पिछले 7 वर्षों में 2 बार प्रश्न किया यूपीएससी ने। और जल में निम्नलिखित या वियोजित नहीं होते ये, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और वर्ष 2014 में कॉस्मेटिक्स माइक्रोबीट्स पर प्रतिबंध लगाने वाला नीदरलैंड पहला देश बन गया। ज्योग्राफी का प्रश्न है। अरावली पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। अरावली पृथ्वी पर सबसे पुरानी वलित पर्वत है, ठीक है, न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि दुनिया में। और यह गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू पर स्थित है, गुरु शिखर। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो अरावली जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है। यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 कॉमन है, लेकिन 27 सितंबर में मनाया जाता है। जनवरी नहीं होगा, जून नहीं होगा, दिसंबर नहीं होगा। तो प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा की गई थी। और तब से प्रत्येक वर्ष अलग अलग देश जो है विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत की जो पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट है 2023, निम्नलिखित में से किसने जारी की है? वो नीति आयोग तो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी नहीं है। इसका आंसर है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा
डाउन टू अर्थ, ऑप्शन नंबर ए। तो विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE तथा डाउन टू अर्थ DTE पत्रिका ने हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं उद्योग के साथ साथ जल, प्लास्टिक, वन एवं जैव विविधता सहित विभिन्न विषय के आकलन की एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल है। और रिपोर्ट का प्रकाशन जो है हर साल किया जाता है, यानी वार्षिक तौर पर किया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, स्वास्थ्य एवं खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी? और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था एग्जाम में, और इसका आंसर है 1911 से 1921। देखिए वर्ष 1901 से 1921 के दशक को भारत की जनसंख्या वृद्धि के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। यहाँ तक कि 1911 से लेकर 1921 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, और नकारात्मक करके प्रश्न को पूछ रहा है, इसलिए आंसर बी है 1911 से 1921। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है? ये जम्मू कश्मीर है। देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सलाल हेमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज की। अनुमानित का मतलब यहाँ पर संसाधन से तात्पर्य उस खनिज संसाधनों से जिसकी मात्रा, गुणवत्ता और खनिज संरचना का केवल अस्थायी रूप से मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आज करंट अफेयर्स का सवाल है। फरवरी 2023 तक किस ग्रह के चंद्रमाओं यानी सैटेलाइट की संख्या सर्वाधिक है? सैटर्न या जुपिटर बृहस्पति की। देखिए पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि शनि के चंद्रमाओं की संख्या जो है सबसे अधिक है, यानी 83 सबसे अधिक, जबकि बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या 80 थी। हालांकि नवीनतम खोज से पता चलता है कि बृहस्पति के 12 और चंद्रमा हैं, और इसके साथ ही बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है? बढ़कर 92 हो गई है, और वर्तमान में बृहस्पति के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर अजय, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी की है? यह देश है म्यांमार, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में रूस और म्यांमार की सरकारों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा इसको। और रूस ने जो है वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ परमाणु ऊर्जा पर सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है? किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। प्रश्न में उत्तर छिपा है। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरुआत की। यह एक व्यापक अभियान है जो कई महत्वपूर्ण पहलों के साथ साथ पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। पहले भी टेस्ट सीरीज में कराया मैंने प्रश्न, ये कागज़ का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? सबसे पहले चीन में हुआ था। तो कागज़ का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई और लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। और भारतीय उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी कहाँ से आई? बगदाद से आई। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? जस्ता, लोहा, सीसा, तांबा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है तांबा, ऑप्शन नंबर डी। तो मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। बाद में तांबे के साथ दूसरी धातुएं मिलाई गई, जैसे कि रांगा, जस्ता और शीशा, और इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी वो बनी कांसा। तो डी करेक्ट है। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा, ठीक है। 14 को एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन, चाहे जीएस पढ़िए, करंट पढ़िए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए।